फर्स्ट क्लास अटेंड करने वाले सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का हार्दिक स्वागत है ना। कई सारे फेजेस से आप स्ट्रगल करके आ रहे हैं, किसी का प्री का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, किसी का मेंस का अच्छा नहीं रहा है, कोई शुरुआत कर रहा है, तो आज से सब कुछ भूल करके एक नई शुरुआत। और एक शुरू में बहुत खूबसूरत बात आपको बताता हूं। एक बार एक राजा थे, ध्यान से सुनना बच्चों। एक बार एक राजा थे, तो कई बार कहते हैं कि यदि राजा को लगा हार्ट, तो उनको ऐसा लगा कि राजा ऐसे, और फिर वो चला। दोपहर का टाइम है, बहुत सारा कार्डियोवास्कुलर से क्या क्या एमसीक्यू है वो भी मैं जब वहां पहुंचूंगा तो जिक्र करूंगा आपके साथ में। तो शुरुआत करते हैं। अपना सिंपल एमसीक्यू आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सिस्टम, हाउ मेनी 12 सिस्टम, हाउ मेनी सिस्टम। और 12 सिस्टम में आपकी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा बच्चों? Cardiovascular system are responsible to carry blood in a two-way, to carry blood in a two-way towards body organ, from the body organ to the heart, from the body organ to the heart. और एक और सिस्टम है जिसका नाम है lymphatic system, that also responsible to carry fluid one way. कौन से वे? One way. But दोनों में ट्रैवल करने वाला जो सब्सटेंस है, that is called fluid connective tissue. That is called fluid connective. मतलब lymphatic system में कौन चलता है बच्चों? lymph ट्रैवल करता है। कौन करता है? और कार्डियोवास्कुलर में कौन ट्रैवल करता है? ब्लड ट्रैवल करता है। ब्लड और lymph दोनों को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यदि कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में कि आपकी बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो एक एग्जांपल देना ब्लड और दूसरा lymph. Understand everyone? So cardiovascular system is also known as transportation system of human body. Transportation का मतलब to carry oxygen, to carry CO2, to carry nutrient towards your body organ. और बॉडी ऑर्गन से क्या कैरी करेगा? CO2 वापस किधर भेज देगा? लंग्स में। कहां भेजेगा? लंग्स में। तो सिंपली आपको याद रखना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। लेफ्ट हैंड को देखने पर थंब को आपको क्या करना? अबडक्टेट करना है। अबडक्टेट का मतलब होता है अवे। अबडक्टेट का मतलब क्या होता है? अवे। दोनों हाथ को बाहर कर रहा हूं, दैट इज अबडक्शन। दैट इज abduction. Away from the midline is called abduction. Away from the midline is called, और towards midline को क्या बोलते हैं? adduction. क्या बोलते हैं? adduction. तो अपने हाथ को जैसे आप थंब को abductate करोगे और रिमेनिंग फोर फिंगर को लेटरल टुवर्ड्स अल्लाह, ये आपका अल्लाह बोन होता है। तो यहाँ पर एक फोसा बनता है, एक स्पेस बनता है, आप महसूस करिएगा। थंब के जस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट की तरफ आप देखोगे तो यहाँ एक स्पेस बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या दो एमसीक्यू बनते हैं। पहला पूछे इसका नाम क्या है? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। क्या बोलते हैं? स्नफ बॉक्स। और कभी कभी सिर्फ स्नफ बॉक्स लिखा होता है, कभी कभी फोविया रेडियलिस लिखा होता है। अब आपको पता चल गया होगा, फोविया रेडियलिस लिखा होगा ना, इट मींस यहां से रेडियल आर्टरी ट्रेवल करती है। कौन ट्रेवल करती है? रेडियल आर्टरी ट्रेवल करती है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स या स्नफ बॉक्स या फोविया रेडियलिस क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप, आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगुलर शेप है इस तरीके से, दैट इज अ ट्रायंगुलर शेप। कैन यू टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ स्केपुला? ट्रायंगुलर। स्केपुला का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर। शेप ऑफ लैरिंक्स ट्रायंगुलर कैसा होता है? ट्रायंगुलर। ओके फाइन। तो ट्रायंगुलर शेप, आपको यहाँ पर एक एरिया दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर सुपरफिशियल डिप्रेशन इन द स्किन दैट इमर्ज व्हेन द थंब इज हेल्ड इन अबडक्शन, रिस्ट इन अल्नर डिवीजन। मैंने कहा थंब आपका अबडक्टेट होगा, दैट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, फिंगर आपका अल्नर की तरफ होगा, तो एक स्पेस बनता है और स्पेस का नाम क्या होता है बच्चों? एनाटॉमिकल स्नफ। और स्पेस से मेनली कौन ट्रैवल करता है? रेडियल आर्टरी। कौन करता है? रेडियल आर्टरी। आई थिंक एवरीबॉडी नो, यू नो रेडियल पल्स। अच्छा, रेडियल पल्स कहां बेल्ट करते हैं? रेडियल पल्स कहां बेल्ट करते हैं? रेडियल आर्टरी में। कहां बेल्ट करते हैं? या टेम्पोरल होता है? कौन होता है? टेम्पोरल होता है। अब जब आप रेडियल आर्टरी में फेल्ट करते हो तो आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में प्लेस करिएगा सभी। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के सेंटर में प्लेस करिएगा, राइट हैंड के सेंटर में, और राइट हैंड को आराम से क्लोज कर लीजिएगा। देयर यू फील इट। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के सेंटर में प्लेस करें, राइट हैंड को आराम से बंद कर लो, देन महसूस करो क्या महसूस हो रहा है? रेडियल पल्स। क्या महसूस हो रहा है? ऐसे नहीं दबाना है। दिस इज द वे हाउ टू असिस्ट, दैट इज रेडियस पल्स। कौन सा पल्स है? और रेडियस पल्स बच्चों पीछे बात नहीं करो बेटा, एक्सक्यूज मी, आपस में बातें नहीं, समझ में आ रहा है? लास्ट सेकंड रो, क्या डिस्कशन चल रहा है बेटा? आई एम सॉरी, बातें नहीं करो बेटा, दिस इज क्लासरूम, बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, है ना? शांति से बैठिएगा। तो मैंने कहा कि रेडियल आर्टरी कहां से ट्रेवल करता है बच्चों? स्नफ बॉक्स के थ्रू। तो एग्जाम में दो एमसीक्यू पूछते हैं। एक पूछेंगे कि ट्रायंगुलर सुपरफिशियल डिप्रेशन इन द स्किन दैट इमर्ज व्हेन द थंब इज पुट या हेल्ड अबडक्शन और रिस्ट इन अल्नर डिवीजन इज कॉल्ड, क्या लिखोगे? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। दूसरा एमसीक्यू पूछेंगे कि व्हिच इज आर्टरी डज रन या कंटेन, दैट इज अ स्नफ बॉक्स। आप आंसर क्या लिखना? रेडियल आर्टरी। और ये नॉसेट का पसंदीदा एमसीक्यू है, नॉसेट 04 में पूछा हुआ है, कार्डियक सिस्टम का है। दोबारा रिपीट होंगे तो आप उम्मीद करें गलत ना करें। ओके फाइन, नेक्स्ट है। हां लिखिए, फटाफट लिखिए, फास्ट फास्ट लिखिए बच्चों। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स फोविया रेडियलिस। हो सकता है इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी पूछे, एंड यू कैन फाइंड आउट द राइट आंसर। Can you tell me which is the most common artery used for ABC analysis? रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी यूज करते हैं? रेडियल आर्टरी। मोस्ट कॉमन आर्टरी यूज्ड फॉर ABC एनालिसिस।
और एबीसी एनालिसिस में जब भी ब्लड को लेते हैं हमेशा आर्टरी से लेते हैं, कहां से लेते हैं? आर्टरी से लेते हैं। तो पूछते हैं कि कौन सी मोस्ट कॉमन आर्टरी जो एबीसी एनालिसिस सैंपलिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो भी आपको लिखना रेडियल आर्टरी। इट्स ओवर एवरीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, देयर इज अ हार्ट डे, हृदय दिवस। हार्ट डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर 29 सितंबर। और सबसे खास बात जो है, थीम ऑफ हार्ट डे इन 2023, यूज हार्ट, नो इवन 2022 2023 ऑलमोस्ट कोरिलेटेड था, 24 का भी आया नहीं। तो थीम पे एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड हार्ट डे 2023 का थीम क्या था? यूज हार्ट, नो हार्ट। किसी के दिल की बात लेनी हो तो किसका उपयोग करना है? हार्ट का, है ना? दिल टूटता नहीं, ध्यान रखना। कहते नहीं कि मेरा दिल टूट गया, जिस दिन दिल टूटेगा तो आप खत्म हो जाओगे, है ना? दैट इज इमोशनल ब्रोकन ऑफ द हार्ट, है ना? इमोशन ब्रोकन होता है तो उसको कहते हैं दिल टूटना। कई बार हम कहते हैं आज तो मेरा दिल टूट गया। याद रखना, जिंदगी में किसी के लिए, बहुत खूबसूरत बात कर रहा हूं, किसी के लिए इतना दिल लगाओ ही नहीं कि दिल टूटने का दर्द हो, है ना? और यदि दिल लगाना है तो अपनी मेहनत, अपनी स्टडी से लगाओ। और जिस दिन आप कुछ बन जाओगे, द पीपल ट्राई टू सर्च यू, तो तब तक सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा रखें, खुद के कंटेंट से प्यार करें, खुद के सपनों से प्यार करें, और सिर्फ एक ही शब्द से प्यार करें, बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। यस नो, बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। तब तक किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। परिस्थितियां गिराएगी, परिस्थितियां उठाने की कोशिश भी करेगी, यदि हम नहीं गिरे तो हमारे सपने भी नहीं गिरेंगे, ध्यान रखना। इसलिए किससे प्यार करना है? नॉट सेट्स। कैसे करना है? अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी आपको नॉट सेट मिलेगा तब होगी, या आपका दिल का सितारा मिलेगा तब होगी? नॉट सेट मिलेगा तब होगी ना, तो यू कैन डू लव विद द नॉट सेट, यू कैन डू लव विद द एम्स। ठीक है? जब ऐसा फील होता है ना, तो अपनी स्क्रीन के ऊपर एम्स का फोटो लगा देना। ठीक है? किसी और का नहीं, ओनली एम्स का लिखना, इट्स माय ड्रीम, आई एम बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर। आजकल की जनरेशन के लिए फोकस रहना बहुत जरूरी है। और दिल की बात करूं, कई सारी बातें बताऊंगा आपको आगे। मैंने कहा था वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम ऑफ द हार्ट डे में लिखा है यूज योर हार्ट टू नो हार्ट। और कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, आइडिया फॉर दिस एनुअल इवेंट वाज कंसीव्ड बाय एंटोनी बाइस ली लूना, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं फादर, ऐसा भी बोल सकते हैं फादर ऑफ हार्ट डे, ऑफ हार्ट डे। हार्ट डे के फादर के नाम से हम किसको प्रोनाउंस करते हैं? दैट्स एंटोनी बाइस डी लूना। बड़ा लंबा नाम है, याद करिएगा अच्छे से बच्चों। फादर ऑफ हार्ट डे के नाम से भी हम प्रोनाउंस करते हैं। फटाफट लिखिए, लिखा सभी ने? नेक्स्ट कैरी ऑन करें। ओके फाइन, तो बोलो ना बच्चों, आप जब तक नहीं कहोगे नेक्स्ट तब तक मूव नहीं करूंगा। आप फटाफट लिखिएगा। काफी सारी चीजें बुक्स में, कुछ नया कंटेंट आपको लगे, यू कैन मेंशन एंड विल गो फर्दर। इट्स ओवर एवरीवन। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, योर हार्ट बीट ओवर 1 लाख, सॉरी 10 लाख, योर हार्ट बीट ओवर 10 लाख टाइम पर डे। अब नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि अपना हार्ट जो है 1 मिनट में कितने टाइम बीट करता है? 1 मिनट में 72 टाइम। ओके फाइन। एन अडल्ट हार्ट इज अबाउट साइज ऑफ 2 हैंड क्लैप्स टुगेदर। जैसे अडल्ट के हार्ट की साइज नॉर्मली हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि अडल्ट का हार्ट जो है 310 ग्राम का होता है, और शेप जो है कौन शेप होता है। एग्जैक्टली यदि हम साइज की बात करें तो दोनों हाथ को जैसे हम कप्ट करते हैं, लाइक दैट, दिस इज योर साइज ऑफ अडल्ट हार्ट, दैट इज द साइज ऑफ अडल्ट हार्ट। ये एग्जैक्टली आपके दोनों हाथ को क्लैप्स करोगे, जो आपके सामने साइज फाइंड आउट हो रहा है, दैट साइज यू हैव। आइडियली अडल्ट हैव 310 ग्राम हार्ट, 310 ग्राम का होता है, कितना होता है? देन फीमेल अडल्ट डज हैव 225 ग्राम, 225 ग्राम हार्ट किसका होता है? फीमेल का। तो आइडियल साइज आपसे पूछे तो यू कैन मेंशन इन अ अडल्ट दैट इज अराउंड 2 हैंड क्लब्स टुगेदर। और कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, चाइल्ड हार्ट इज अबाउट साइज ऑफ फिस्ट। एक पिक्चर मैंने पुट किया है। फिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी को कैनुला लगाते हो, वेन रोल लगाते हो, तो हम कहते हैं कि मुट्ठी बंद करना, दैट इज द साइज ऑफ हार्ट इन अ चिल्ड्रन। प्लीज राइट फास्ट। Adult heart is about size of 2 hand clubs together. A child heart is about size of fist, like one fist. That's your size of child heart. तो बता सकते हो आइडियली आपकी हार्ट की साइज क्या होगी? अडल्ट के दोनों हाथ क्लब्स टुगेदर करके शो करना है, और छोटे बच्चों में वन फिस्ट। वेरी गुड। ओके, फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्डियोवास्कुलर। लिख लिया सभी ने? ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्डियोवास्कुलर। This have two main parts. That is a one is cardio, one is vascular. देखिए, दो चीजें हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर में। मैं शुरू में कहा था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो एक तो हम पढ़ेंगे कार्डियो। कार्डियो बिलोंग फ्रॉम द हार्ट, तो हम बात किसके बारे में करेंगे बच्चों? हार्ट के बारे में। वेस्कुलर विच इज बिलोंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, बिलोंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। मैं लिखवा दूंगा बच्चों आपको, डोंट वरी। ब्लड वेसल्स दोनों काम कैसे करते हैं? एक ऑर्गन है, दैट इज योर हार्ट, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। दोनों जब मिल जाते हैं वी कैन से कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर में हम जब डिजीज कंडीशन में जाएंगे ना, तो वेस्कुलर में हम वीनस डिसऑर्डर पढ़ेंगे, आर्टेरियल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्गन में जब हम जाएंगे तो एमआई पढ़ेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ेंगे, हार्ट फेलियर पढ़ेंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हम कार्डियोवास्कुलर में डिस्कस करेंगे। बट यू जस्ट थिंक अबाउट इट, वी हैव टू सेपरेट पोर्शन, वन ऑफ द हार्ट, वन ऑफ द वेसल्स। हार्ट, इट इज अ ऑर्गन आर रिस्पांसिबल टू पंप ब्लड टुवर्ड्स योर बॉडी ऑर्गन, to pump blood towards your body organ and to receive blood from the body organ, to receive blood from the body organ. हार्ट क्या है? हार्ट एक ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड को पंप करता है और बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। बट फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन, फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन,
फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट, ब्लड को लाने ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड वेसल्स। कौन करता है? ब्लड वेसल्स। तो एक पंपिंग सिस्टम है और एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। दोनों को आप कंपेयर करोगे, हार्ट ब्लड को पंप करेगा बॉडी ऑर्गन में और ब्लड वेसल्स ब्लड को सप्लाई करेगा, डीऑक्सीजनेटेड को वापस लेके आएगा। दोनों मिलकर के कौन से सिस्टम को रन करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर। ओके फाइन, that I have put it already. Cardio, heart is a muscular organ, and there is a vascular, there's a blood vessel. Blood vessels में लिखा which form lengthy network through which blood flow travel around 60,000 miles to 1 lakh किलोमीटर लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स। ये एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स की टोटल लेंथ मैंने लिखा है मिनिमम 60,000 माइल्स, मैक्सिमम 1 लाख किलोमीटर। आप सोच सकते हो 1 लाख किलोमीटर तक की लेंथ आपकी बॉडी की ब्लड वेसल से हम मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर टू थिंग्स, वन ऑफ द कार्डियो दैट इज ऑर्गन, वी कैन से हार्ट, वेस्कुलर दैट इज ब्लड वेसल्स, दैट इज अ नेटवर्क टू कैरी ब्लड। तो हम दोनों को अलग-अलग पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे पहले और फिर हम हार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लड वेसल। आई थिंक कुछ चीजें बुक में दे रखी होगी मैंने और होगा आई थिंक, है ना? तो बुक को साथ में कैरी करिएगा, जो चीजें बुक में आपको मिल जाती है तो उसको बार-बार ना लिखिए बच्चों। इट्स ओवर। अच्छा, आप मुझे बताओ कि हु आर द रिस्पांसिबल पंप ब्लड इन योर हार्ट? आपके हार्ट में ब्लड को पंप कौन करता है? ऑप्शन ए एट्रियम, ऑप्शन बी वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी sympathetic nerve, option D parasympathetic nerve. Tell me, who are the responsible to pump blood from the heart towards systemic circulation, toward pulmonary circulation? दो आंसर में कंफ्यूजन, वेंट्रिकल और सिंपैथेटिक नर्व, दो में कंफ्यूजन? then my dear, ventricle are responsible to pump. Sympathetic only transfer nerve towards heart, but sympathetic nerve जब ventricle में जाता है तो action potential they comes together to make pump your heart to supply blood to the pulmonary or systemic circulation. ऐसे ही एमसीक्यू एग्जाम में पूछते हैं। सीधा वेंट्रिकल तो आप तो कभी आंसर दे देते हैं, तो we are going to see blood vessels. Now heart is pump blood. बहुत carefully देखिए, कई सारी चीजें हम यहाँ पर शेयर करते हैं। Exactly, suppose ये आपका हार्ट है, that you can see everyone. That is your heart. There is a superior vena cava. There's an inferior vena cava. Right atrium, right ventricle, pulmonary artery. Then left atrium, left ventricle. That is a aorta. Then that is a pulmonary vein. कौन है? वैसे हार्ट ऐसा नहीं दिखता है ना? आपको हार्ट देखना तो आप ऐसे देखिएगा, looks like that. Exactly हार्ट का इमेज होता है और इसको हम कैसे बोलते हैं? कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? तो मैं ऐसा हार्ट कम बनाऊंगा, ऐसा ज्यादा बनाऊंगा। तो आप पहले से अपने ब्रेन में स्पेस बना के रखिएगा, दैट इज अ रियल हार्ट। दैट इज अ, जब भी हार्ट की बात होती है कौन शेप होता है? ऑब्लिक पोजीशन में लोकेटेड होता है। कौन सी पोजीशन में? ऑब्लिक। ये इमेज आपको अंडरस्टैंड करने में काफी इजी होगा। तो आई कैन कैरी, आप बैठे ऐसे मत सोच रहे हो, बड़े-बड़े चार चैम्बर होते हैं। चैम्बर ऐसे होते हैं, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना? फिर राइट वेंट्रिकल से जो निकलता है दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी। कौन निकलता है? और इधर से कौन आएगा? आयोटा। इसलिए आयोटा राइट साइड में होता है और पल्मोनरी आर्टरी किधर होता है? लेफ्ट साइड में। तो अपने दिमाग में ये इमेज जरूर रखना, डिलीट मत करना, याद रखने के लिए हम लोग इस इमेज को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो अभी जैसे हम बात करें कि हार्ट पंप करता ब्लड का, एक्जेक्टली इस पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे, वी हैव टू कलर, one color there's a black और second one is a red. It means my dear, right side heart always responsible to carry deoxygenated blood. कौन सा blood carry करता है? Deoxygenated. Deoxygenated मतलब अशुद्ध रक्त, that carry by the right side of the heart. Left side of the heart are responsible to carry oxygenated blood. कौन सा blood होता है? Oxygenated. अब लेफ्ट साइड से oxygenated blood लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके बॉडी में जब एंटर करेगा तो ब्लड को ले जाने वाला कौन है? आयोटा। कौन है? That is the largest or longest artery. Largest or longest artery. अब जब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड आपके बॉडी में जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो मेरा ब्लड वेसल्स बताने का पर्पस है कि जैसे ही हार्ट से ब्लड निकला, ब्लड सबसे पहले गया आर्टरी। तो आर्टरी का बेस्ट एग्जांपल मैं कह सकता हूं दैट इज आयोटा। कौन है बच्चों? आयोटा, याद रखिएगा। अब आयोटा जो है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी, ये दोनों एमसीक्यू एग्जाम में पूछते हैं कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी, लॉन्गेस्ट आर्टरी। आपने सुना है महाधमनी, जीएन में पढ़ा होगा ना, शिराएं, धमनी, है ना? तो याद रखने का तरीका है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछे तो दैट इज आयोटा, और आयोटा इज कॉल्ड आर्टरी। आयोटा इज कॉल्ड आर्टरी। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, thoracic aorta, abdominal aorta. These are the branches. These are the branches. तो aorta को लिखा है largest और longest artery of human body. अब aorta किसका एग्जांपल है? आर्टरी। aorta किसका एग्जांपल है? When artery it further divided to make arterioles, to make, तो आर्टरी की ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? आर्टरियोस। क्या बोलते हैं? आर्टरियोस। You can see everyone, जब आर्टरी फर्दर ब्रांचेस में जाएगी to make arterioles, तो आर्टरियोस को हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ आर्टरी, ब्रांच ऑफ आर्टरी। अब यहाँ एक बहुत ही मेजर कंफ्यूजन बच्चे हमेशा फॉलो करते हैं, आर्टरी, आर्टरियोस और कैपिलरीज। आपसे पूछते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन में आएगा आर्टरी ए, बी आर्टरियोस, सी कैपिलरीज। मैं पूछूं विच इज द स्मॉलेस्ट आर्टरी? आर्टरियोस। कौन होगा? नॉट कैपिलरीज, नॉट कैपिलरीज। तो आर्टरियोस दैट इज अ स्मॉलेस्ट आर्टरी। दिस अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, स्मॉलेस्ट
आर्टरी इज कॉल्ड आर्टियोस, है ना। कैपिलरीज में आपको बताऊंगा, कैपिलरीज को स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कहते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो हार्ट से जब ब्लड निकला तो सबसे पहले आर्टरी में एंटर होता है, और आर्टरी का बेस्ट एग्जांपल मैंने अयोटा लिखा है, और अयोटा के अंदर में लिखा कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर आर्टरी की ब्रांचेस को हमने क्या क्या आर्टरियोस क्या क्या है, और आर्टरियोस को मैंने कहा ब्रांच ऑफ आर्टरी, देन स्मॉलेस्ट आर्टरी, स्मॉलेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड आर्टरियोस। ओके फाइन। अब आर्टरियोस से फर्दर जो ब्लड जाता है दैट एंटर इन अ कैपिलरीज, किसमें जाता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज की हम बात करें तो अगेन ब्रांच ऑफ आर्टरियोस, दैट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टरियोस। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, क्या बनेगा बच्चों, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, नॉट स्मॉलेस्ट वेन, नॉट स्मॉलेस्ट आर्टरी। यदि पूछे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स तो आपको आंसर पुट करना है कैपिलरीज, क्या पुट करोगे, कैपिलरीज। सबसे मजे की बात, यहां तक जो ब्लड ट्रेवल हो रहा है, ये जो ब्लड हार्ट से निकल करके कैपिलरीज तक आया है, दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपकी बॉडी में जब हार्ट ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स योर बॉडी ऑर्गन, और बॉडी ऑर्गन की तरफ ले जाने के लिए आर्टरी, आर्टरियोस और कैपिलरीज पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टरी मेन ब्रांच, उसकी ब्रांच को आर्टरियोस, और आर्टरियोस की ब्रांच को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। स्मॉलेस्ट आर्टरी किसको कहेंगे, आर्टरियोस को। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स किसको कहेंगे, कैपिलरीज को। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, हु इज द रिजर्वायर ऑफ ब्लड, हु इज द रिजर्वायर ऑफ ब्लड, कैपिलरीज। बच्चे ज्यादातर क्या लिखे पता, स्प्लीन, क्या लिखे आते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन का फंक्शन भी बताऊंगा। हम कैपिलरीज को बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ ब्लड, रिजर्वायर ऑफ ब्लड। जैसे आपकी बॉडी में कई सारे रिजर्वायर्स पड़ते हैं, रिजर्वायर। जैसे आपसे कोई कहते हैं रिजर्वायर ऑफ फूड, तो कौन होगा बच्चों, स्टोमक। शादी पार्टी में जाते तो हम लोग कुछ रिजर्व करके आते हैं, जैसे स्पेशल खाना बनता है तो वी कैन रिजर्व फूड इनटू द स्टोमक। शादी में जाते हैं तो 2 गुलाब जामुन की भूख होती, कितने खाते हैं, 4, क्योंकि वी कैन रिजर्व फूड इनटू द स्टोमक। वी हैव 1.5 लीटर कैपेसिटी। तो रिजर्वायर ऑफ फूड पूछे तो हम लिखेंगे स्टोमक। आपसे कोई पूछे रिजर्वायर ऑफ बाइल, गॉल ब्लैडर, कौन लिखेंगे बच्चों, गॉल ब्लैडर। आपसे कोई पूछे रिजर्वायर ऑफ स्टूल, सिग्मोइड, वेरी गुड, सिग्मोइड कॉलम। और आपसे कोई पूछे रिजर्वायर ऑफ यूरिन, अभी 3 o'clock क्लास स्टार्ट हुई है, you feel like urination around 4 o'clock, then what we are doing, we can reserve into the urinary bladder. We have 600 to 800 ml capacity. कितनी कैपेसिटी ब्लेडर का, 600 टू, कई बार मैं नोट करता हूं व्हेन द टीचर टेकिंग क्लास, तो बच्चा बेंच से उठेगा, एक बोतल पकड़ेगा और धीरे धीरे कदमों से ऐसे बाहर चला जाएगा। मतलब वी डोंट हैव कैपेसिटी टू सिट, आधा घंटा 1 घंटा और नहीं बैठ सकते। वहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा, और ऐसा लगेगा रैंप वॉक कर रहा है, और बड़े हाथ से बोतल आएगा, एक और कहे तो भी चल। दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ क्लासरूम, ये गलत आदत है। और स्पेशली किसी भी टीचर की क्लास में ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करना है, बिकॉज वी हैव 600 टू 800 ml कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। और 24 आवर्स में यूरिन का आउटपुट कितना होता है, 1500 ml। कितना होता है, अब 1500 ml 24 घंटे में आपका नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, तो 600 से 800 ml 2 घंटे रख सकते हैं, ठीक है। 5 बजे से पहले नो यूरिन गो आउटसाइड, नो फिल वाटर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। आज पता चल गया रिजर्वायर कौन है यूरिन का, ब्लेडर। तो ब्लेडर की कैपेसिटी मैं भी देखना चाहता हूं, बीच में कोई भी मत उठना। एक और एमसीक्यू बनता है, अभी मैंने कहा रिजर्वायर ऑफ ब्लड, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, कैपिलरीज, कैपिलरीज। स्प्लीन की कहानी मैं आपको बता रहा था। स्प्लीन जो है ये स्टोर करता है ब्लड को 350 ml, हाउ मच, 350 ml। जब भी आपके बॉडी में इमीडिएट ब्लड की नीड होती है तो स्प्लीन रिलीज करता है, और वो ब्लड कितना होता है, 350 ml। और स्प्लीन के अलावा लिवर, लिवर भी 200 टू 400 ml ब्लड को स्टोर करता है, बिकॉज लिवर आर रिस्पांसिबल टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन बनाता है, लिवर। आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन बनाता है, लिवर। तो लिवर भी 200 टू 400 ml ब्लड को स्टोर करता है, स्प्लीन 350 ml ब्लड को स्टोर करता है। बट रिजर्वायर ऑफ ब्लड पूछेंगे तो आपको लिखना है कैपिलरीज। क्या लिखना है, ऑप्शन में कैपिलरीज भी होगा, स्प्लीन भी होगा, लिवर भी होगा, तो आपको राइट आंसर क्या लिखना है बच्चों, अंडरस्टैंड एवरीवन, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट कैपिलरीज। अब कैपिलरीज की हम फर्दर बात करते हैं, कैपिलरीज की फर्दर बात करें, जहां आपने अभी कैपिलरीज लिखा होगा वहां से थोड़ा आगे और हम एलिब्रेट करते हैं। कैपिलरीज फर्दर जो है 3 टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की बच्चों, 3 टाइप्स की। सबसे पहले ब्लड कौन लिखा है, आर्टरी। आर्टरी किसको दिया, आर्टरियोस को। आर्टरियोस किसको दिया, कैपिलरीज को। और कैपिलरीज फर्दर 3 ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड होगा, दैट इज अ कंटीन्यूअस कैपिलरी, कंटीन्यूअस कैपिलरी। और कंटीन्यूअस कैपिलरी जो है नॉर्मली बहुत जगह होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड ब्रेन बैरियर। कहां होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये ब्रेन में लोकेटेड होता है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम टॉक्सिन, फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस। कैसे, सपोज ये आपका ब्रेन है, और इस ब्रेन में these are the continuous capillary that you can see, these are the continuous capillary
Here you can see continuous capillary. This is your brain. अब कोई भी टॉक्सिन, कोई भी ड्रग्स, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जैसे ब्रेन में एंटर होना चाहेगा, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि व्हेन द बिलिरुबिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर कैन कॉज कर्निक्टस, वो ब्रेन को डैमेज कर देता है। और स्पेशली ये कब होता है? जब RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को रिसीव करता है, फर्स्ट बेबी एस्केपिंग फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन, but again RH negative mother can receive RH positive baby, that baby have risk for hemolysis of RBC. दूसरा बच्चा फिर मदर रिसीव कर लेती है तो मदर के उस बेबी को हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है। तो फटाफट आरबीसी का क्या होगा? ब्रेकडाउन। जब आरबीसी का फटाफट ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? बिलिरुबिन देन बिलिरुबिन, और वो बिलिरुबिन ब्लड में ट्रैवल करके ब्रेन में जाएगा तो कॉज कर देगा कर्निक्टस। क्या कर देगा? कर्निक्टस। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो आपका ब्रेन में दो बैरियर होता है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर, एक ब्लड सीएसएफ बैरियर, एक ब्लड सीएसएफ बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसमें कौन से टाइप्स की कैपिलरीज प्रेजेंट होती है? जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, व्हिच कैपिलरीज फाइंड आउट इन अ ब्लड ब्रेन बैरियर, यू कैन पुट कंटीन्यूअस कैपिलरी। कौन सी कैपिलरी? क्यों होती है? बिकॉज प्रिवेंट एंट्रिंग ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस टॉक्सिन इनटू द ब्रेन, और इस तरीके से लोकेटेड होता है, दो कैपिलरीज के बीच में स्पेस नहीं होता है। तो दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल। एक और टाइप्स होता है, दैट इज अ फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। वैसे बहुत सारे एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, फिर नोट्स में लिखूंगा बच्चों। फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी का एक बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज प्रेजेंट इन रीनल ट्यूबुल्स एंड इंटेस्टाइन। और फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी कैसा होगा? सपोज दिस वन, दैट वन, दिस वन, आप देखोगे दो कैपिलरीज के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, दैट स्पेस, ये होता है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी। फेनिस्ट्रेशन का मतलब था छेद। आई रिमेंबर ऑटोस्क्लेरोसिस, और ऑटोस्क्लेरोसिस का मैंने ट्रीटमेंट पढ़ाया था, स्टेपेक्टमी, और स्टेपेक्टमी का प्रोसीजर क्या था? फेनिस्ट्रेशन। क्या था? फेनिस्ट्रेशन। तो फेनिस्ट्रेशन का मतलब होता है दो कैपिलरीज के बीच में स्पेस। मैंने एग्जांपल क्या लिखा? रीनल ट्यूबुल्स। अब रीनल ट्यूबुल्स क्या होता है? एवरीबॉडी नो वेरी वेल, जब आप किडनी पढ़ते हो, आप रीनल सिस्टम पढ़ोगे, आरसी से पढ़ाएंगे आपको, तो आपने देखा होगा ऐसा एक बॉमन्स कैप्सूल होता है ना? फिर आपका प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स होता है, फिर आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हॉर्नले होता है, फिर आपका लूप ऑफ हेनले होता है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स, फिर कलेक्टिंग डक्ट, देयर इज अ नेफ्रॉन, दैट इज अ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेंट और कलेक्टिंग। अब आपने ये तो सुना होगा कि जो टोटल आउटपुट जो होता है किडनी से बाहर आने वाला, उसका 99.5% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जितना किडनी फिल्टर करता है इन 24 आवर्स, उस पूरे फिल्ट्रेशन में से ओनली 0.5 to 1% वेस्ट बाहर निकलता है, दैट इज अ यूरिन, दैट इज अ यूरिन। और अराउंड 99.5% यूजफुल सब्सटेंस का क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल वाटर सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, इन सब का क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्प्शन। और रीअब्सॉर्प्शन होने के लिए कैपिलरीज के बीच में क्या चाहिए? फेनिस्ट्रेशन। वहां से क्या होगा? रीअब्सॉर्प्शन। तो या तो रीनल ट्यूबुल्स के अंदर जितनी भी कैपिलरीज होगा वो कौन सी होगी? फेनिस्ट्रेटेड। कौन सी होगी? इंटेस्टाइन की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ड्यूडेनम और इलियम जब हम पढ़ते हैं, उसका एक ऑर्गन है, सिंपली आपको याद रखना, जैसे ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका स्टोमक है, ये आपका ड्यूडेनम है, ये आपका जिजोनम है, लास्ट में इलियम है, दैट इज योर ड्यूडेनम, दिस इज योर ड्यूडेनम, दैट इज योर इलियम। तीन पार्ट होते हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। किसके होते हैं? और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो ड्यूडेनम पोर्शन है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? और ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके दे देता है मिसेंट्रिक वेन को। किसको देता है? और मिसेंट्रिक वेन ले जाके दे देता है पोर्टल वेन दे देता है लिवर को, लिवर दे देता है हिपेटिक वेन दे देता है इंफीरियर वेना कावा, और एंट्री हो जाती है राइट एट्रियम। क्या हो जाती है? राइट एट्रियम। तो यहाँ पर भी हमें कौन सी कैपिलरी चाहिएगी? फेनिस्ट्रेटेड। कौन सी चाहिएगी? क्योंकि न्यूट्रिएंट को ब्लड में एब्जॉर्ब करना है, और न्यूट्रिएंट को ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए कैपिलरीज के अंदर फेनिस्ट्रेशन होना चाहिए। रिसीव बाय द मिसेंट्रिक वेन, और किसको दे देगा? पोर्टल वेन किसको देगा? लिवर किसको देगा? हिपेटिक वेन, और हिपेटिक वेन किसको देगा? इंफीरियर वेना कावा, और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? राइट एट्रियम। आगे समझ में? तो सिंपली आपको याद रखना है कैपिलरीज में पहला मैंने आपको पढ़ाया दैट इज योर कंटीन्यूअस, दूसरा कौन सा बच्चों? फेनिस्ट्रेटेड। कौन सा है? और फेनिस्ट्रेटेड में दो मेजर लिखा है, कई जगह होता है, दैट इज रीनल ट्यूबुल्स और वीकस इंटेस्टाइन, और थर्ड वन साइनोसॉइडल कैपिलरीज, और ये प्रेजेंट होता है लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में। ये तीन वो साइट है बच्चों जहां आरबीसी का ब्रेकडाउन हो सकता है, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन हो सकता है। बोन मैरो वो जगह जहां से आरबीसी बन सकता है। बोन मैरो काम नहीं करता तो आपके आरबीसी को बनाने में स्प्लीन रोल प्ले करता है ना? लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो, जहां पर कौन सी कैपिलरी पाई जाती है? साइनोसॉइडल कैसा होता है? देखिए, that one capillary and another capillary, एक लार्ज गैप होता है दो कैपिलरीज के बीच में, that is called sinusoidal। हो सकता है आपसे सीधा पूछे कि लिवर में which type of capillary present? साइनोसॉइडल। स्प्लीन में कौन सी कैपिलरी होती है? साइनोसॉइडल। बोन मैरो में कौन सा कैपिलरी होता है? साइनोसॉइडल। और रीनल ट्यूबुल्स में कौन सी होती है? ब्लड ब्रेन बैरियर में कंटीन्यूअस। ठीक है, तो कैपिलरीज कितने प्रकार, कितने टाइप्स की होती है बच्चों? 3 टाइप्स। आगे थोड़ा थोड़ा समझ में, बाकी आपके नोट्स में दे रखा और मैं आगे बता दूंगा। तो हमने कैपिलरी से क्या किया बच्चों? ये हमने 3 कैपिलरीज आपको बताई, इससे ब्लड आपके बॉडी ऑर्गन के माइनर प्लेस में पहुंचा, और बॉडी ऑर्गन में जैसे ब्लड रीच हुआ तो ऑर्गन ने न्यूट्रिएंट ले लिया, ऑर्गन ने ऑक्सीजन ले लिया। क्या ले लिया? और ब्लड में से यूजफुल सब्सटेंस को जैसे ही निकाला और वेस्ट को किसमें डाल दिया? ब्लड में। उस वेस्ट को कैरी कौन करेगा? वेन्यूल्स। कौन करेगा? वेन्यूल्स। अब जब कैपिलरी से तीनों कैपिलरीज ने ब्लड सप्लाई किया और अब उस ब्लड को वापस कौन कैरी कर रहा है? वेन्यूल्स। और याद रखना वेन्यूल्स को कहते हैं
स्मॉलेस्ट वेन, स्मॉलेस्ट वेन, और हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ वेन, ब्रांच ऑफ वेन इज कॉल्ड वेन्यूल, इज कॉल्ड वेन्यूल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैपिलरीज तक था, अब वापस जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है वो कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन कलेक्ट कर रहा है बच्चों? वेन्यूल्स कर रहा है। कौन कर रहा है? और वेन्यूल्स क्या है? ब्रांच ऑफ वेन, ब्रांच ऑफ, और वेन्यूल्स को मैंने क्या कहा? स्मॉलेस्ट वेन। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट वेन। और ये वेन्यूल्स ब्लड वापस दे देगा वेन को। किसको दे देगा? और हमारे पास दो लार्ज वेन है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ध्यान से देखिएगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और मजे की बात, इंफीरियर वेना कावा को कहते हैं लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन, और सुपीरियर कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट वेन, सेकंड लार्जेस्ट वेन, सेकंड लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। अब एक मजे की बात आप सुनिए, हम अयोटा को दोनों दर्जा दे दिया था, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट भी अयोटा है, लॉन्गेस्ट भी, बट वेन में लार्जेस्ट कौन है? इंफीरियर वेना कावा। लॉन्गेस्ट तो नहीं लिखा। सिफिनस वेन आगे पढ़ाऊंगा, सिफिनस वेन क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेन क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेन। अब आपसे एग्जाम पूछे लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लिखना इंफीरियर वेना कावा। और कोई पूछे लॉन्गेस्ट वेन, सिफिनस वेन, कौन सा लिखोगे? सिफिनस। आपको मैं शॉर्ट लिखा देता हूं, बाकी आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं। दैट इज सिफिनस वेन, लॉन्गेस्ट वेन इज कॉल्ड सिफिनस, सिफिनस वेन। और प्रेजेंट होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में प्रेजेंट होता है। इवन हम इसको ये भी कह सकते हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल वेन है, नॉट डीप वेन। लोअर एक्सट्रीमिटीज की सुपरफिशियल वेन है जिसका नाम है सिफिनस वेन। और कहां लोकेटेड होती है बच्चों? लोअर एक्सट्रीमिटीज। ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं, अपना जो ग्रोइन एरिया होता है ना, यहां से लेके टोज तक सुपरफिशियल वेन होता है सिफिनस वेन। कौन होता है? डीप वेन की बात करेंगे, फीमोरल वेन, पॉप्लिकल वेन, डॉर्सालिस पेडिस वेन, पोस्टीरियर टिबियल वेन, ये सभी डीप वेन होगा। और सुपरफिशियल वेन कौन होगा? सिफिनस। इट्स ओवर एवरीवन। अब ये जो ब्लड एंकर कर रहा है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से कहा जाएगा राइट एट्रियम, और वापस हम कहां पहुंच गए? हार्ट में। तो मैं बताने का पर्पस था, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वर्ड कहीं भी आता है ना, आर्टरी, आर्टरियोस, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन, दीज ऑल आर द ब्लड वेसल्स, दीज ऑल आर द, आर्टरी को भी ब्लड वेसल्स बोलेंगे, कैपिलरीज को भी ब्लड वेसल्स, वेन को भी ब्लड वेसल्स, वेन्यूल को भी ब्लड वेसल्स। सम दे आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज आर्टरी, आर्टरियोस, कैपिलरीज। सम दे आर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्यूल्स, वेन। डिफरेंशिएट कर लोगे? कितने नंबर या कितने टाइप्स की कैपिलरीज होती है? जी। और ये कैरी करता है बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which carry by the venules or vein, venules or vein। तो ये सब आपको ऑफलाइन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैं फर्दर थोड़ा और डिटेल में चलूंगा। तो ब्लड वेसल्स की बात होंगे तो हम आर्टरी, आर्टरियोस, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन सभी को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे मीनिंग पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय हैमरेज? व्हाट डू यू मीन बाय हैमरेज? अब ये मत बोलना ब्लीडिंग, रक्तस्राव, ऐसा कुछ भी मत बोलना। आई आस्क व्हाट डू यू मीन बाय हैमरेज? हैमरेज, हैमरेज क्या होता है? या हैमरेज, अभी उसी ने कहा था कि एस्केपिंग ऑफ ब्लड, बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बता दूं कि एस्केपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स कोई भी हो सकती है, आपका ब्लड वेन से एस्केप हो सकता है, आपका ब्लड आर्टरी से एस्केप हो सकता है, आपका ब्लड वेन्यू से एस्केप हो सकता है, आपका ब्लड आर्टरी से एस्केप हो सकता है। लिखवाऊंगा, सब्र करो, आप ही के लिए, है ना? बड़े होते ना, एक स्पाइडरमैन बन रहे हैं, जब तक आप नहीं लिखो आगे नहीं पढ़ेंगे। जब भी हैमरेज वर्ड आता है तो आपको नहीं बोलना कि सर हैमरेज मतलब ब्लीडिंग, हैमरेज का मतलब एस्केपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। इट मे बाय आर्टरी, बाय आर्टियोस, बाय कैपिलरीज, बाय वेन्यूस, बाय वेन, किसी से भी ब्लड का एस्केप आउट होना क्या कहलाता है बच्चों? हैमरेज। तो हमारे पास ब्लड किसी भी ब्लड वेसल से आएगा तो भी हम क्या कहेंगे? हैमरेज। क्या कहेंगे आगे समझ में? इफ ये ब्लड आपके बॉडी में एस्केप हो रहा है, इंटरनल हैमरेज, बाहर एस्केप हो रहा है, सडन एस्केप हो रहा है, एक्यूट हैमरेज, धीरे 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 हेमोरॉइड्स और पेप्टिक अल्सर में एस्केप हो रहा है, क्रॉनिक हैमरेज। क्या होगा? क्रॉनिक। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है, किसी भी ब्लड वेसल से ब्लड निकलता है तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? आप लिख सकते हो ना, वैसे लिख लिया होगा आप लोगों ने, बड़े फास्ट है, लिख लिया? कई बार क्या होता है ना, बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वोमिटिंग, तो हम कहते हैं उल्टी, हम ट्रांसलेटर बन जाते हैं, है ना? फिर कोई बोलता वोमन, और पर्यायवाची शब्द सुने, उल्टी, वोमन, मितली, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वोमिटिंग का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट फ्रॉम द स्टोमक थ्रू द माउथ, इज कॉल्ड वोमिटिंग। क्या एक्सपेल आउट हो रहा है? स्टोमक कंटेंट क्या हो रहा है? जैसे कफ, तो हम कहते हैं खांसी, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड कफ। आया समझ में? ओके फाइन। अब हम बात करते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स का मैंने जिक्र किया, कैपिलरीज को थोड़ा सा और डिटेल में आपकी बुक में भी होगा, या कुछ एमसीक्यूज बनते हैं बच्चों। डायमीटर पूछते हैं 5 to 10 माइक्रोमीटर, कैपिलरीज का डायमीटर। कभी कभी पूछते हैं कि मैं आपको कहा था स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स या माइक्रो, स्मॉलेस्ट की जगह लिख देते हैं माइक्रो, तो भी आपको आंसर क्या लिखना है? कैपिलरीज। और स्मॉलेस्ट आर्टरी पूछे तो आर्टरियोस, स्मॉलेस्ट वेन पूछे तो वेन्यूस। तो स्मॉलेस्ट और वीकेस्ट माइक्रो ब्लड वेसल्स, दैट इज कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज वेसल, ये मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इसको एक्सचेंज वेसल क्यों कहते हैं। देखिए, ये आपकी कैपिलरीज,
कैपिलरीज, दैट इज योर कैपिलरीज। फिर मैंने कहा कैपिलरीज के फर्दर 3 ब्रांचेस आपको पढ़ाया, कंटिन्यूअस कैपिलरी, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, साइनोसाइडल कैपिलरीज। अब ये ब्लड पहुंच गया ऑर्गन को, ऑर्गन ने इस ब्लड से क्या रिसीव कर लिया? ऑक्सीजन। क्या ले लिया? दूसरा इस ब्लड से क्या ले लिया? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट ऑर्गन को जरूरत था वो ले लिया। और इस ऑर्गन ने क्या बदमाशी की? CO2 को छोड़ दिया कि मेरी जरूरत नहीं है। दूसरा क्या किया? वेस्ट, ये वेस्ट डिफरेंट काइंड हो सकता है, मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, प्रोटीन का वेस्ट हो सकता है, प्यूरिन का वेस्ट हो सकता है। अब इन सारे वेस्ट को कलेक्ट करने का काम किसने किया? वेन्यूज ने। किसने किया? वेन्यूज। और वेन्यूज ने किसको दे दिया? और वे ने किसको दे दिया? हार्ट को। ध्यान से समझिएगा, कैपिलरीज जो लेके आई थी कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा था? उसके साथ में ऑक्सीजन भी था, न्यूट्रिएंट भी था, तब जरूरतमंद सब कुछ था। ऑर्गन ने क्या बदमाशी की? ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया, न्यूट्रिएंट को रिसीव कर लिया, और अपने पास जो भी CO2 था उसको बाहर भेज दिया और न्यूट्रिएंट को छोड़ दिया। इनको एक्युमुलेट करने के लिए कौन बैठा था? वेन्यूज। कौन बैठा? दैट माय डियर, जब ये एक्सचेंज हो रहा होता है, क्या एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हेन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस समय कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स में लाइक WBC, लाइक रेड ब्लड सेल और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स जो है, ये एक्सचेंज के टाइम में यहां से बाहर की ओर चले जाएंगे, बिकॉज लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से ये वेन्यूल्स के अंदर रिसीव नहीं होंगे। तो ये लगभग जो है अराउंड 60% आउट ऑफ 100, 60% आउट ऑफ 100 लार्ज मॉलिक्यूल एस्केप हो गए हैं, और बाकी किसमें चला गया? वेन्यूज में, और वेन के द्वारा कहां पहुंच गया? हार्ट में। कहां पहुंच गया? जो रिमेनिंग जो 60% ये मॉलिक्यूल्स थे, ये यहां से निकला, और दैट विल बी एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। कहां हुआ? इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन टिश्यू, द स्पेस बिटवीन दो टिश्यूज के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? यू नो एडिमा। एडिमा का मीनिंग ये होता है कि abnormal accumulation of fluid into the interstitial space। इसी इंटरस्टिशियल आगे आप कैनुला लगाते हो, आपको लगा रहा था वेन में, हमने वेन में छेद करके बाहर ले गए, तो वहां पर एक एक्युमुलेशन होता है, क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एडिमा, कि वो कहां पहुंच गया? इंटरस्टिशियल स्पेस। जब हम लोग फर्स्ट ईयर BSc और GNM में थे, तो कई छेद किए होंगे, पहली बार कहीं वेन फ्लो लगाने का मिला होगा। हम क्या करते हैं? स्टीलेट को सीधा एंटर से एग्जिट छोड़ते नहीं है, हमें पता है कि स्टीलेट को बाहर निकालना, धीरे धीरे प्रिक करना। हम एंटर किया, सीधा इंडिया गेट से बाहर, ब्लड आ जाएगा, ब्लड का एक्युमुलेशन हेमेटोमा हो जाएगा, फ्लूइड निकलेगा, एडिमा हो जाएगा। तो ये जो 60% था, ये 60% को कैरी करने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है। कौन होता है बच्चों? और लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर लिम्फ वेसल्स को देता है, लिम्फ वेसल्स फिर लिम्फ नोड को देता है, लिम्फ नोड वापस लिम्फ वेसल्स को देता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट को देता है, और ये भी पहुंच जाता है राइट एट्रियम में। कहां पहुंच जाता है? पहुंचना दोनों को एक ही जगह था, पहुंचना दोनों एक ही जगह था, बट जब ये एक्सचेंज हुआ, वहां से 60% लार्ज मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस में गया। इसी को कहते हैं बच्चों लिम्फ। क्या कहते हैं? मैं शुरू में कहा था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड को कैरी करता है, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को कैरी करता है। अब आपसे कोई कहते हैं कि लिम्फ बनता कहां है, तो आपका जवाब होना चाहिए जहां ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का एक्सचेंज होता है, वहां क्या बनता है? तो ओरिजिन ऑफ लिम्फ कहां हुआ? वेयर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज टुगेदर टू मेक लिम्फ, टू मेक, और इस लिम्फ को वापस कहां भेजना होता है? हार्ट में। ये ले जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन ले जाता है? और ये लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लो है, मैंने कहा था लिम्फेटिक सिस्टम में वन वे ट्रैवल करता है, सिर्फ ये ले जाके किसमें डाल देता? हार्ट में। बट हार्ट तो दो वे चलाता है, भेजता भी और लाता भी है। तो ये जो दिख रहा है दैट इज योर लिम्फ। क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्फ। इसलिए मैंने कैपिलरीज को क्या कहा? एक्सचेंज वेसल्स। क्या क्या कहा? एसएमसी आएगा, एक्सचेंज वेसल इज कॉल्ड आर्टरी, आर्टरियोस, वेन्यूज, कैपिलरीज। और माइनर एमसीक्यू है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो? देखिए बच्चों, आप है ना जितना लेजी बनोगे उतना आपके लिए घाटा है, ऐसा ना? यस सर। अच्छा, कोई प्रेशर पुट करा पीछे से, आप मन से पढ़ने आए हो, मन से पढ़ना है ना, तो मन की वो सुंदरता उत्पत्ति दिख नहीं रही है, एनर्जी कहां आपकी? अरे बेटा मूवी चल रही है, हीरो आने वाला होगा, विलन की एंट्री हो रही है, यहाँ हीरो विलन सिर्फ और सिर्फ हार्ट है बच्चों, हार्ट की एनाटॉमी है। और आपको अपने मन से, अपने दिमाग से कहना होगा कि आई ट्राई टू लर्न, हमें लर्न करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि मैं उठा के आपके ब्रेन में फिट कर दूं, ट्यूसडे के टेस्ट के दिन एमसीक्यू लेके आ जाऊंगा, फिर कहोगे सर मेरे नंबर कम आए। और एक एक बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो एमसीक्यू बन के ट्यूसडे के टेस्ट के पेपर में छप जाएगी, ध्यान लगी। और फिर मत करो सर नंबर कम आए, तो यू ट्राई टू लर्न, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। ये ब्रेन है ना, ये बहुत नालायक है, इसको जितना आप एक्सक्यूज दोगे ना, ये डबल एक्सक्यूज मारेगा। आपने कहा कि नहीं यार आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो ब्रेन कहेगा छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। और यदि कहता पढ़ने का मूड नहीं, तो ब्रेन को नहीं, आई कैन लर्न। एक्सक्यूज मत दो, सारा खेल आपके इस 1300 ग्राम ब्रेन का है। ये सही चलेगा तो चांद तारे भी तोड़ सकता है, बट ये है बड़ा नालायक। अभी मैं तो पढ़ा रहा हूं जैन से गुरुकुल जोधपुर में, ये कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं IPL, कहीं फेवरेट हीरो, कहीं हीरोइन की मूवी घूम रहा है, लेके आ जाओ और सीधे डिजिटल बोर्ड पे छोड़ दो, एंड आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लास पे होना चाहिए। थोड़े से भी कहीं उदास दिखे तो मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ चिंता हो रही है आपको, तो मैं आपको खड़ा कर दूंगा, है ना? और नकली हंसी भी नहीं हंसना है, ठीक है? वो देखते हो कपिल शर्मा शो? हाँ देखिए देखिए बदमाश देखिए, 10:30 की क्लास देखते हो? हाँ तो ठीक है, नहीं तो कपिल शर्मा देखने को टाइम है, कंटेंट देखने को टाइम नहीं है ना? ओके फाइन। तो एक कैपिलरीज की हम बात कर रहे थे, एक्सचेंज वेसल, कन्वे ब्लड बिटवीन आर्टरियोल्स एंड वेन्यूज। आर्टरियोल से ब्लड कैपिलरीज में आता है, और एक किसको देता है? वेन्यूज को। तो ब्लड को कन्वे करने का काम भी कैपिलरीज करती है। लार्जेस्ट कैपिलरी आपके लिवर में होती है। कोई पूछता है ना कि सबसे बड़ी कैपिलरी कहां होती है, तो आपको आंसर लिखना दैट इज लोकेटेड इनटू द लिवर। कहां लोकेटेड होती है बच्चों? लिवर में। ओके फाइन। नाउ तीन टाइप्स आपको बताए थे मैंने, कंटीन्यूअस कैपिलरी आपको कहा था ब्लड ब्रेन
इसके अलावा स्केलेटल मसल, फिंगर, गोनेट्स, स्किन, सब जगह होता है गोनेट्स। याद रखना, मेल और फीमेल। मेल में गोनेट्स कहते हैं टेस्टिस को, किसको कहते हैं, और फीमेल में किसको कहते हैं, ओवरी, है ना। मेल गोनेट्स पूछे तो टेस्टिस, फीमेल गोनेट्स पूछे तो ओवरी। यहां पर भी लोकेटेड होता है कंटीन्यूअस कैपिलरी। Now the next one, next type of capillaries, फेरिस्टेटेड, एंडोक्राइन ग्लैंड, इंटेस्टाइन मैंने आपको कहा, पेनक्रियास, ग्लोमेरुलाई और किडनी ट्यूब्स। एग्जाम में ज्यादातर किडनी ट्यूब्स से पूछते हैं। और जैसे मैंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम दूसरे नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, या एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस हम इसलिए बोलते हैं जब ये हार्मोन को रिलीज करती है, और डायरेक्टली कहां रिलीज करती है बच्चों, ब्लड में। तो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन को भेजने के लिए फेनिस्टेटेड टाइप ऑफ कैपिलरीज की जरूरत होती है। जैसे एक्सोक्राइन को कहते हैं डक्ट ग्लैंड, है ना, और एंडोक्राइन को कहते हैं डक्टलेस। जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, लाइक पीनियल, लाइक पिट्यूटरी, लाइक थायराइड, लाइक पैराथायराइड, है ना, लाइक थाइमस, लाइक एड्रिनल, लाइक पैनक्रियाटिक, जितने भी ग्लैंड्स हैं, दीज ऑल आर रिस्पांसिबल टू रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और ब्लड के द्वारा हार्मोन ट्रैवल करके टारगेटिंग सेल में पहुंचेगा, सेल के साथ बाइंड होगा, फिर सेल को स्टिमुलेट करेगा, जो सेल फंक्शन करेगा, है ना। तो हमेशा याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड में भी कौन सी कैपिलरीज पाई जाती है बच्चों, फेरिस्टेटेड। किडनी ट्यूब्स मैंने आपको बताया, जो ग्लोमेरुलाई किडनी ट्यूब्स में आपको मिलेगा, सॉरी बॉमन कैप्सूल में, पेनक्रियास, और इसके अलावा इंटेस्टाइन। थर्ड वन साइनोसाइडल, जो मैंने कहा था कि लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन। इसके अलावा एक लिम्फ नोड है, और दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ये दो स्पेसिफिक है, इनके अंदर आपका साइनोसाइडल कैपिलरीज होता है, लिम्फ नोड और एड्रिनल ग्लैंड। आई थिंक बुक में दिया होगा। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हम कैपिलरीज की बात करें, और क्यों ना हमें पता होना चाहिए, दैट इज एक वीडियो है बच्चों, ये शायद डिस्प्ले होगा, तो वेल एंड गुड, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। आप उसको केयरफुली वॉच करना और मुझे बताना कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट यू कैन सी एवरीवन, ये मत बोलो हाथ दिखा रहे हैं। कैपिलरी, वेरी गुड, कैपिलरी रिफिलिंग टाइप, बहुत अच्छी बात। तो हम देख लेते हैं कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, क्योंकि कैपिलरीज की बात करें। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम का पर्पस होता है टू असिस्ट सर्कुलेशन। पहले समझिएगा, लिखा तो मुझे पता आपका हाथ बड़ा फास्ट चलता है। यहाँ पर वन लाइनर बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सीआरटी, और ज्यादातर बच्चों ने ये एबीसी एनालिसिस से पहले एलन टेस्ट करते हैं। एलन टेस्ट में हम लोग कैपिलरी रिफिलिंग टाइम देखते हैं। एग्जैक्टली कैपिलरी रिफिलिंग टाइम क्या होता है, अडल्ट में क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है, हम सारे पैरामीटर को शॉर्टली देखते हैं। एग्जाम में यहाँ पर वन लाइनर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो मेनली पूछते हैं कि भाई व्हाई वी कैन चेक, या व्हाट इज द पर्पस टू चेक द कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। तो आपको आंसर क्या लिखना, टू असिस्ट, मतलब वहां पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब आप पल्स पढ़ोगे फंडामेंटल में, आज नेक्स्ट लेक्चर आपका फंडामेंटल सीरीज से शुरू करेंगे, फंडामेंटल शुरू होगा, तो जब भी हम पल्स की बात करें, पल्स को दो पार्ट में हम देखते हैं, एपाइकल पल्स, फाइकल पल्स, जिसको दूसरा नाम है सेंट्रल पल्स। क्या बोलते हैं, एक होता है बच्चों पेरिफेरल पल्स, पेरिफेरल पल्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस देखिएगा, सेंट्रल पल्स जब भी हम मॉनिटर करेंगे ना, तो हमें किसकी एक्टिविटी का पता चलेगा, हार्ट का। इफ योर हार्ट इज बीटिंग, इफ योर हार्ट इज वर्किंग, रिफ्लेक्टिंग बाय द सेंट्रल पल्स इज कॉल्ड एपाइकल पल्स, इज कॉल्ड। अब हार्ट ने तो बीट करके ब्लड को पंप कर दिया टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन, अब ब्लड आपके बॉडी ऑर्गन के टुवर्ड्स जा रहा है, इट मींस ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो इस ब्लड सप्लाई का पता हम किसे करते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्पोरल पल्स, एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल पल्स। ब्रेन को ब्लड जा रहा है तो कौन बता रहा है, टेम्पोरल। कौन बता रहा है, कैरोटिड पल्स, सप्लाई टू द अपर एक्सट्रीमिटीज इनटू द ब्रेन। ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, अल्नर पल्स, फीमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, डॉर्सल पेडिस पल्स, ये जितनी भी पल्स है that only indicate percent of blood supply, percent of, मतलब ये आपको कैरोटिड पल्स एब्सेंट है तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, आपका ब्रेकियल पल्स एब्सेंट है, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज को ब्लड नहीं जा रहा है, आपका फीमोरल पल्स एब्सेंट है, लो एक्सट्रीमिटीज को ब्लड नहीं जा रहा है। तो these are the peripheral pulse to indicate percent of blood supply, to indicate percent of, but apical pulse to indicate activity of the apical band, carotid absent, pupil dilate, भगवान जी के पास कब हो जाओगे, है ना। तो ये पल्स देखने के लिए अब हमें पेरिफेरल पल्स में क्या चेक करना है, सीआरटी, कैपिलरी रिफिलिंग, हमें पता चलेगा कि आपके बॉडी के डिस्टल पार्ट को ब्लड पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये जो तरीका है ये मैं आपको बता देता हूं, मैंने मेंशन किया यहाँ पर, पुट प्रेशर फॉर 5 सेकंड। कभी-कभी पूछते हैं कि कैपिलरी रिफिलिंग टाइम के लिए हमें प्रेशर, जैसे अभी आपने देखा इसकी फिंगर को प्रेस किया जा रहा था, तो पकड़ के बैक मत जाना, कितना सेकंड तक, फिर छोड़ देना, 5 सेकंड प्रेशर करना है, और 5 सेकंड जैसे आप प्रेशर पुट करोगे तो वापस यहाँ पर पिंकनेस रिटर्न बैक आ जाता है। जैसे प्रेशर पुट करेगा ब्लंचिंग दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, कैसा दिखेगा, आप अपने फिंगर को प्रेस करके देखो, ऐसा प्रेस करो, डिस्टल पार्ट, डिस्टल का मतलब लास्ट, ऐसे दबाना है, और कितने सेकंड दबाना, 1 2 3 4 5, छोड़ एक बार कैसा व्हाइट दिखता है, फिर वापस ब्लड आ जाता है, यही ड्यूरेशन काउंट करना होता है, द ड्यूरेशन रिफ्लेक्टिंग कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। तो प्रेशर का ड्यूरेशन 5 सेकंड मैंने लिखा है यहाँ पर, नोट द टाइम टेकन फॉर द कलर टू रिटर्न टू द एक्सटर्नल कैपिलरी बड आफ्टर
प्रेशर इज अप्लाइड टू द कॉज ब्रांचिंग, ब्रांचिंग मतलब व्हाइट साइट, कहां कहां आपकी बॉडी में कैपिलरी रिफिलिंग टाइम चेक कर सकते हैं। सबसे फेवरेट फिंगर। आप कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं मुझे एनीमिया, तो आजकल के एडवांस डॉक्टर जो होते हैं वो आपको कैपिलरी रिफिलिंग टाइम चेक करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया? पीछे उदास बच्चा बैठा हुआ है ना? व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया? टेल मी। अब नहीं हंसना, पहले नहीं हंसे थे आप। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी। वेरी गुड। और कुछ वर्ड अच्छा बताया आपने। यू कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया? लो ब्लड इज कॉल्ड hypovolemia. We cannot say low blood. Or sit down. What do you mean by anemia? Very good. Decreased production of RBC. Decreased production of RBC resulting decreased O2 carrying capacity. RBC का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हीमोग्लोबिन नहीं बना, हीमोग्लोबिन नहीं बना तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ तो O2 कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हुआ। हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? डिक्रीज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एनीमिया। नॉट माय डियर, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC रिजल्टिंग डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। तो एनीमिया में क्या करते हैं डॉक्टर्स? फिंगर में कैपिलरी रिफिलिंग टाइम चेक करते हैं। टोस, टोस किसको बोलते हैं? टोस, टोस किसको बोलते हैं? टोस अंगूठे को किसको बोलते हैं? हमको टोस बोलते हैं। सुना हेड टू टो एग्जामिन, तो मतलब अपना पैर का अंगूठा, है ना? वो हम चेक कर सकते हैं। एक लिखा है स्टर्नम, स्टर्नम पे कब चेक करते हैं? सब भी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट आता है। आप कभी नोट करना, इमरजेंसी में कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आता है ना, डॉक्टर यहाँ पर ऐसे फ्रिक्शन करता है, प्रेशर पुट करता है और चेक कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी में मैक्सिमम आरबीसी का प्रोडक्शन वैसे स्टर्नम करता है। कौन करता है? स्टर्नम। तो कभी कभी पूछते हैं साइट कौन सा होना चाहिए, तो प्रायोरिटी किसको देखो? फिंगर, फिर क्या लिखोगे? टोस, फिर क्या लिखोगे? स्टर्नम। इफ योर कैपिलरी रिफिलिंग टाइम इज डिक्रीज, इंडिकेट एथेरोस्क्लेरोसिस, इंडिकेट पुअर ब्लड सप्लाई, इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द ब्लड वेसल्स। इन सब की वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, तो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अदर ब्लड सप्लाई पुअर होने के कारण क्या हो सकते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर फैट और लिपिड का डिपोजिशन हो जाना, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाना, दैट इज एम्बोलिज्म। ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना बिकॉज ऑफ इंजरी, दैट कैन कॉज डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई कैन कॉज डिक्रीज ब्लड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। ओके फाइन। अब एग्जाम में नॉर्मली सारे बच्चों को इसे पता है, बट मैं एज के अकॉर्डिंग मेंशन किया है। न्यू बॉर्न का पूछते हैं ना, तो 1 to 2 सेकंड लिखना, न्यू बॉर्न। और अपना सबको पता है 1 to 3 सेकंड। न्यू बॉर्न का थोड़ा वेरी करता है कि न्यू बॉर्न का ब्लड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम पूछे तो 1 to 2 सेकंड, और जैसे हम अडल्ट की बात करें 1 to 3 सेकंड। अभी जैसे एबीसी हम लोग पढ़ते हैं, एबीसी एनालिसिस, और इसे टेस्ट करते हैं एलन टेस्ट। कौन सा करते हैं? और एलन टेस्ट में क्या चेक करते हैं? पेटेंसी। किसकी पेटेंसी चेक करते हैं? आर्टरी की। किसकी चेक करते हैं? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? कैपिलरी रिफिलिंग चेक करना पड़ता है। देन डिले कैपिलरी रिफिलिंग टाइम इंडिकेट इंपेयर्ड सर्कुलेशन। एक लिखना बच्चों, नेटवर्क बिटवीन आर्टरीज एंड द सप्लाई टू द पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड कोलेटरल आर्टरीज। ये हार्ट में होता है, नॉर्मली ब्रेन में होता है। इफ यू वांट टू राइट, प्लीज राइट फास्ट। एक वर्ड आता है कोलेटरल। कोलेटरल का एग्जैक्ट मीनिंग जैसे आप देखोगे ना, जैसे मेन ब्रांच और ये एक ऑर्गन है, यहाँ तो ब्लड सप्लाई कर रहा है, बट कुछ इसी मेन ब्रांच के फर्दर ब्रांच में ब्लड गया और वहां से कोई ब्रांच आके इसको ब्लड सप्लाई दे रहा है। तो मेन ब्रांच यदि ब्लड सप्लाई नहीं दे रहा है तो कौन देने में कामयाब हो रहा है? कोलेटरल। कौन दे रहा है? मतलब एक ब्रांच की जो फर्दर ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस से जो ब्लड आता है, दैट वी कैन से कोलेटरल। कई बार पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो मेन आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, फिर भी हम कहते हैं पेशेंट जिंदा है। कोलेटरल आर्टरी से उसको ब्लड मिल रहा था। किससे मिल रहा था? जो अदर माइनर ब्रांचेस है रिस्पांसिबल सप्लाई। तो हार्ट की मेन ब्रांच में ब्लड सप्लाई नहीं था, बट सपोर्टिव आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रहा था, इसलिए पेशेंट सर्वाइव कर गया। दैट इज अ कोलेटरल आर्टरीज। तो प्लीज राइट डाउन एवरीवन फास्ट। जब हम स्पेशली एबीसी पढ़ेंगे तो मैं हमेशा एक चीज बताऊं आपको कि विद इन 6 सेकंड में पिंकनेस वापस नहीं आया। 6 सेकंड तो मिनिमम ड्यूरेशन हमारे पास कितना था? 5 सेकंड प्रेशर पुट किया और 3 सेकंड का टाइम था। 3 सेकंड में वापस आ जाना चाहिए। कितना टाइम था? और हमने 6 सेकंड वेट किया फिर भी ब्लड रिटर्न बैक नहीं हुआ। दैट इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन। क्या इंडिकेट करता है? ऑब्स्ट्रक्शन। लिखा सभी ने? ओके फाइन। नाउ लार्जेस्ट वेन ऑलरेडी मैंने आपको कहा था इंफीरियर वेन कहा सुपीरियर, और इसमें भी मैंने कहा था सबसे लार्ज कौन सा होता है बच्चों? इंफीरियर। देन लॉन्गेस्ट वेन का मैंने जिक्र किया था सिफिलिस। सुपरफिशियल वेन हेल्प द सेंड ब्लड फ्रॉम द लेग फीट बैक अप टू द हार्ट। जैसे ये आपका एक्सट्रीमिटीज है, बट यू नो वेरी वेल लो एक्सट्रीमिटी से ब्लड जो है बैकअप करने का काम कौन था? वेन करता है। कौन करता है? अब यहाँ पर मैंने दो तरीके की वेन पुट किया है। दैट इज अ फीमोरल वेन, दैट इज अ popliteal vein, popliteal vein, that is a tibial vein, there's a dorsalis pedis vein, और इन सभी वेन को हम कहते हैं बच्चों डीप वेन। क्या कहते हैं? डीप वेन। आपने सुना डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब इसी
डीप वेन में स्पेशली पोस्टीरियर टिबियल वेन, जो मोस्ट कॉमन साइट होता है पोस्टीरियर टिबियल वेन, जहां पर ब्लड क्लॉट होने की वजह से ब्लड रिटर्न बैक जाता है, तो रिस्क होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो दैट इज अ डीप वेन। दूसरी तरफ ये जो वेन है और सुपीरियर सिफिनस वेन, लोअर इंफीरियर सिफिनस वेन, और ये कौन सा वेन है बच्चों? सुपरफिशियल। कौन सा है? सुपरफिशियल। और आपको याद दिलाता हूं वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन सुना है? वेरिकोस वेन जब आपको पढ़ाऊंगा तो वेरिकोस वेन कॉमनली सिफिलिस वेन में होता है। क्या होता है? तो सिफिलिस कौन सा वेन है? सुपरफिशियल। कौन सा वेन है? तो जब भी हम कई बार आपने देखा फार्मर्स होते हैं, ये ना फार्मर, किसान कौन होते हैं? किसान है ना। इवन बार्बर, कभी है बार्बर की दुकान, ब्यूटी पार्लर, बार्बर जो था सुबह से शाम तक बाल काटता है, तो लॉन्ग टाइम स्पेंडिंग की वजह से ब्लड वेसल्स के वॉल फेल टू क्लोज, जिसकी वजह से ब्लड को जो वापस आना चाहिए डज नॉट कम बैक, वो ब्लड वेसल्स में एक्युमुलेट होता है और ब्लड वेसल्स ट्विस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? दैट इज कॉल्ड वेरिकोस वेन। क्या होता है? और वेरिकोस वेन में कौन सी वेन अफेक्ट होगा? सिफिलिस। कौन सा होगा? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, वहां पर पढ़ाऊंगा थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, फेलिबाइटिस, डीवीटी, वेरिकोस वेन, तो याद रखना डीवीटी में कौन सी वेन अफेक्ट होता है? डीप वेन। कौन सा होता है? तो ये आपके पास डीप वेन है, ये आपकी सुपरफिशियल वेन है, दोनों का काम है हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाना। ब्लड कैरीज टुवर्ड्स योर हार्ट फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो ये जो लॉन्गेस्ट वेन मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है? जब भी हम बाईपास करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, CABG, जब भी हम बाईपास करते हैं तो बाईपास में इसी सिफिलिस वेन का हम यूज करते हैं बच्चों, यूज इन CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। सबसे एक नंबर पे लिखना है मेमोरी आर्टरी, सेकंड नंबर पे लिखना रेडियल आर्टरी, और थर्ड नंबर पे लिखना सिफिलिस वेन। ये CABG की कैटेगरीज है। हमेशा जब भी किसी पेशेंट को CABG करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, किसमें करते हैं? हार्ट अटैक। किसमें करते हैं? हार्ट अटैक और MI। तो जब भी किसी पेशेंट को MI हुआ है पर्टिकुलर आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से, तो वहां से बाईपास ग्राफ्ट जब करना होता है तो हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? मेमोरी आर्टरी। किसको देते हैं? भाई हार्ट भी इधर, मेमोरी आर्टरी भी इधर। मेमोरी आर्टरी रिस्पांसिबल टू सप्लाई ब्लड टू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? मेमोरी आर्टरी। तो एक ही इंसिजन से दोनों काम कर सकते हैं। यदि मेमोरी आर्टरी अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, तो किसको ले सकते हैं? और दोनों ही प्रॉपर नहीं है, किसको ले सकते हैं? सिफिलिस वेन। किसको ले सकते हैं? तो मैंने लिखा यूज इन CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, दैट इज अ सिफिलिस वेन। तो वेन में लार्जेस्ट भी अलग है, लॉन्गेस्ट भी अलग है। लार्जेस्ट में कौन है? इंफीरियर वेन का हुआ, और लॉन्गेस्ट में कौन है? सिफिलिस। सिफिलिस वेन कहां होता है? लोअर एक्सट्रीमिटीज में। कौन सी वेन होती है? सुपरफिशियल। और कौन सी सर्जरी में यूज कर सकते हैं? वेरी गुड, आगे चले। स्मॉलेस्ट वेन मैंने ऑलरेडी वेन्यूज को कहा था, टू अलाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम द कैपिलरी बड्स। आर्टरीज मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, दैट विल कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। और अभी हम बात करने वाले हैं लेयर्स। देखिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। कितनी लेयर होती है बच्चों? 3 लेयर। हार्ट की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। यूट्रस की कितनी होती है? लंग्स की कितनी होती है? लंग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर? ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4। 1 2, that is 1 pleura। pleura further divided into 2, parietal और कहां उठा कहां? 1 layer there's a pleura। और प्लूरा के बीच में प्लूरल कैविटी बनती है, तो एक बाहर वाला पैराइटल बन जाता है, अंदर वाला क्योंकि उसके अंदर सर्फेक्टेंट पड़ जाता है। कितना सिंपल, गलत नहीं कर गया। तो प्लूरा कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? इट डिवाइड इनटू, तो लेयर पूछे तो सिंगल लेयर, तो डिवाइड इनटू टू मेक द प्लूरल कैविटी। अब ऐसे तो आप हार्ट की पे 4 बताओगे, पेरिकार्डियम फिर डिवाइड पैराइटल, पेरिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम, यस और नो, फिर मायोकार्डियम फिर एंडोकार्डियम, तो यहां तो 4 हो गई। वही पेरिटोनियल कैविटी में पेराइटल पेरिटोनियम विसरल पेरिटोनियम, एग्जैक्टली लेयर सिंगल है, इसका नाम है प्लूरा। क्या नाम है? प्लूरा। तो मैंने आर्टरी और आर्टरियोस की बात करी, एक्चुअली ब्लड वेसल्स की 3 लेयर होती है। वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। सबसे पहले मैंने लिखा टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका एक्सटर्ना भी बोल सकते हैं, आउटर लेयर ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, आप इस पिक्चर में देखेंगे, दैट इज योर आउटर लेयर, दैट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और हमेशा किसी भी ऑर्गन का बाहर का जो लेयर होता है उसका काम होता है प्रोटेक्शन। सपोज यू नो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस किसकी लेयर होती है? स्किन की। और एपिडर्मिस बाहर की लेयर होती है। एपिडर्मिस फर्दर डिवाइड इनटू 5, फर्दर डिवाइड इन, तो एपिडर्मिस का मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल इंजरी, हार्मफुल सब्सटेंस। तो हमेशा बाहर की लेयर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है? तो आपके ब्लड वेसल्स की सबसे आउटर लेयर, उसको टूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, टूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, कंसिस्ट होती है फाइब्रस टिश्यू, जिसका काम होता है ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करना। ब्लड वेसल्स को आ रहा समझ में? ओके, आउटर लेयर में का फाइब्रस टिश्यू। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, जब जब हमने मिडल लेयर की बात की, हार्ट की मिडल लेयर का नाम है मायोकार्डियम। क्या नाम है? दैट कंसिस्ट ऑफ मसल, दैट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू। किसकी बनी होती है? मस्कुलर टिश्यू। वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरियस, सीरोसा। तो सबसे अंदर म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरियस लेयर, सबसे बाहर की बोलते हैं सीरोसा। तो मस्कुलर लेयर में 2 मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर, तो वो भी मसल्स की बनी होती है। तो ऑलमोस्ट मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ मसल्स टिश्यू, मस्कुलर लेयर कहलाती है। किसी भी ऑर्गन, चाहे यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, चाहे यूट्रस की बात करें, चाहे हार्ट की बात करें, मिडल लेयर कौन सी होती है? मस्कुलर। कौन सी होती है? और मस्कुलर लेयर का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टूनिका मीडिया, लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स इलास्टिक टिश्यू, डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट योर ब्लड वेसल्स। बाहर वाली क्या करेगी? प्रोटेक्ट। बड़ी किसी की फाइब्रस टिश्यू, मिडल वाली क्या करेगा? हेलो, हेलो, सुन, सबसे अच्छा चश्मा पहन के बैठे मेरे साथी, क्या हो? उबासी आ रही है, यहां तक बैक्टीरिया बाहर है, पता आपको? आप जब बैठे थे, पूरे माइक्रोऑर्गेनिज्म कम आउटसाइड एनवायरनमेंट,
एक एग्जांपल देता हूं, सिगरेट स्मोकिंग सुना है? अब अच्छे से सुनो। सिगरेट स्मोकिंग में दो स्मोक होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो और पैसिव, आपने एक्टिव एक्टिविटी कर दी है, पैसिव होगी डेंजरस। जब भी कभी मन करे ना उबासी आने का, पड़ोसी को बोला करो कि मेरा ईयर लॉब पकड़ के प्रेस करना है। क्या पकड़ना बेटा? ईयर लॉब। अगले आधे घंटे की नींद गई, उसको बोला पूरी ताकत से दबाना है, 1 घंटे की नींद गई। रिपीट नहीं करोगे? पक्का? बैठ जाओ। सबसे पहले दिन पहली टास्क क्या होती है? 2 घंटे बैठना। कभी बैठे हो कॉलेज में? 40 मिनट, 50 मिनट, कभी टीचर गप्पे लगा देता है, कभी अटेंडेंस, कभी असाइनमेंट, है ना? अगले 12 घंटे बैठने वाले बच्चे भी है। बट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दिन पहली टास्क होनी चाहिए, क्या मैं 2 घंटे शांति से बैठ के क्लास को अटेंड कर पाया? ये आदत डालनी है। हम चाहे पहले ही दिन नॉट सेट क्रैक कर लेंगे, मुश्किल है। आदत डाला 2 घंटे, फिर आपको थोड़ा ब्रेक, फिर 2 घंटे, 4 घंटे पढ़ना, लगातार 4 घंटे पढ़ना, फिर 6 घंटे। अगर कुछ धुरंधर बैठे तो 12 घंटे बाद में भी बोलते हो आने दो, है ना? तो वो पावर लेके आना है, तब जाके ब्रेन में स्पेस क्रिएट होगा। पता चला कि सर ब्लड वेसल्स और वहां तो बिल्कुल नहीं मिला। नेक्स्ट में आर्टरी सी आउटर, सबसे पहले जो है टूनिका एडवेंटिशिया, मिडिल को कहते हैं टूनिका मीडिया, मसल्स कितनी होती है, काम में डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट। एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन अफेक्टिंग लेयर ऑफ आर्टरी इन एन्यूरिज्म। ये एग्जाम का एमसीक्यू। एन्यूरिज्म, एक्चुअली एन्यूरिज्म का मतलब होता है ब्लूमिंग, पाउचिंग या डायलेटेड ब्लड वेसल्स। दैट इज अ ब्लूमिंग, पाउचिंग या डायलेटेड ब्लड वेसल्स। हियर यू कैन सी, ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है, दिस इज योर नॉर्मल आर्टरी, दिस इज द नॉर्मल आर्टरी। और अगेन दैट मेकिंग पाउच, दैट कंडीशन वी कैन से एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? बिकॉज वीकनेस ऑफ arterial wall, weakness of arterial wall can form pouching, can form blooming, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एन्यूरिज्म। क्या कहते हैं? जैसे आपने सुना आर्टीरियल एन्यूरिज्म, आयोटा के अंदर असेंडिंग आयोटा में हो सकता है, ट्रांसफर में हो सकता है, थोरेसिक में हो सकता है, एब्डोमिनल में हो सकता है। तो ये कंडीशन एन्यूरिज्म कहलाता है। और एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट क्या होता है? रिपेयरमेंट। क्या होता है? रिपेयरमेंट। अब जब ये ब्लूमिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई अल्टर्ड हो जाएगी। अब जैसे मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं, और ब्लड वेसल्स मैंने कहा था वेसल वॉल वीक होने की वजह से आर्टरी का पाउच बन जाता है। तो वेसल वॉल वीक होने में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आर्टरी सफर करती है? टूनिका। तो आपसे पूछे कि एन्यूरिज्म में कौन सी आर्टरी कॉमनली अफेक्टेड होता है, या कौन सी लेयर कॉमनली अफेक्टेड होता है? तो आपको आंसर क्या लिखना? टूनिका मीडिया। क्या लिखोगे बच्चों? ओके फाइन, दैट इज योर टूनिका मीडिया। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वन, टूनिका इंटीमा। जैसे टूनिका इंटरना स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन वेसल वॉल और ब्लड। अब क्या होता है बच्चों? लिखना बाद में, फिर सुनना मुझे ध्यान से। ये जो खाली एरिया दिख रहा है इसको ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। ल्यूमन। और इसी ल्यूमन में कौन ट्रेवल करता है? ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सब ट्रेवल करते हैं। जब ये ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करते समय इस ब्लड और ब्लड वेसल्स दोनों के बीच का फ्रिक्शन, ये ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ये ब्लड ट्रेवल कर रहा है, और ये आपकी अंदर वाली ब्लड वेसल्स है, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम टूनिका इंटीमा करती है। कौन करती है? तो टूनिका एडवेंटिशिया आउटर लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। टूनिका मीडिया मिडल लेयर मसल्स की बनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। टूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर है, एपिथेलियल सरफेस की बनी होती है, और आर रिस्पांसिबल टू प्रोटेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड और ब्लड वेसल्स। तीनों का डिफरेंशिएशन समझ में आया? आपसे एग्जाम में कोई भी पूछेगा कि मिडल लेयर का फंक्शन क्या है, कोई पूछेगा आउटर लेयर का फंक्शन क्या है, कोई पूछेगा इनर लेयर का फंक्शन क्या है, तो तीनों का रोल अलग। फ्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और सबसे अंदर वाला प्रिवेंट फ्रिक्शन। प्रिवेंट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कौन करता है? ध्यान से सुनना बच्चों, ऑर्गन की हम जिक्र करने वाले आगे। आपको ऐसा पूछे कि आपके ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो मजे की बात, जब ब्लड ट्रेवल करता है, जब ब्लड ट्रेवल करता है तो ब्लड ट्रेवल करते समय इसी ब्लड में से कुछ अमाउंट डायरेक्टली आपकी ब्लड वेसल्स रिसीव कर लेती है, और उस रिसीविंग परफॉर्मा और रिसीविंग पाथवे को कहते हैं वेसा वेसोरम। क्या कहते हैं? वेसा वेसोरम। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, कि हु आर रिस्पांसिबल टू सप्लाई ब्लड टू द ब्लड वेसल्स? दैट इज अ वेसा वेसोरम। और वेसा वेसोरम ये ब्रांचेस होती है, ओपनिंग होती है, जहां से ब्लड आपके ब्लड वेसल्स को सप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड वेसा वेसोरम। अंडरस्टैंड एवरीवन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार किसी आर्टरी का नाम लिखा होगा, कई बार किसी वेन का नाम लिखा होगा, बट हमें फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। दैट इज अ वेसा वेसोरम। तो आप प्लीज फास्ट फास्ट नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं फर्दर कैरी करता हूं। आई थिंक बुक में लिखा होगा डिटेल में, आपको जस्ट रिकॉल करना है। टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका मीडिया, देयर इज टूनिका इंटीमा, और ऑलमोस्ट तीनों को ब्लड सप्लाई करता है वैसा वेसोरम। आगे चले बच्चों, लास्ट बेंच वाले बच्चे आगे बढ़े। हाँ, अब जगह कब कैसे गिरे? तो आवाज शायद आई नहीं बीच में, तो मुझे महसूस नहीं हुआ। ओके ओके फाइन। हमेशा बैक बेंच में जो बच्चे बैठे हैं वो कुछ यूनिक होते हैं, है ना, और यूनिक करते हैं। अभी डे आफ्टर टुमारो नर्सेस डे है, मदर्स डे है ना? आई एक्सपेक्ट समथिंग यूनिक फ्रॉम योर साइड। मदर्स डे और नर्सेस डे पे हम आपसे फिर कुछ अच्छा उम्मीद करेंगे। श्योर श्योर, बेस्ट ट्राई करना बेटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी आयोटा। मैंने आपको चेक किया था, आयोटा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट आर्टरी होता है, सबसे बड़ी आर्टरी आपकी बॉडी में कौन होता है? आयोटा। अब आयोटा की ब्रांचेस की बात करें, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास हार्ट था, और हमने हार्ट का लेफ्ट साइड आपको बताया कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको कहता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और राइट साइड आपका हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आपके बॉडी सिस्टम में जाता है वो कौन भेजता है बच्चों? आयोटा। कौन भेजता है? आयोटा।
अब आयोटा हमने कह तो दिया कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है, तो इसी आयोटा की मैं आगे ब्रांचेस की बात करूंगा। सपोज जैसे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला और निकलती जो सबसे पहली ब्रांच बनेगी, निकलने के बाद सबसे पहली जो ब्रांच बनेगी, दैट ब्रांच वी कैन से असेंडिंग आयोटा। क्या बोलते हैं? असेंडिंग आयोटा। अभी असेंडिंग आयोटा कैसे होगा? देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं हम। दिस इज योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल तो सबको पता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। कौन निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के लेफ्ट साइड का सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, जहां पर हम पल्मोनरी वॉल का साउंड सुनते हैं। और राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आयोटिक साउंड सुनते हैं। कौन सा? तो आयोटा किधर है? राइट। पल्मोनरी आर्टरी किधर है? जैसे हमने आयोटा को निकाला यहां से, दैट इज योर आयोटा, दैट इज योर आयोटा। तो जैसे ही लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल के किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। किधर जा रहा है? और ऊपर जाने को कहते हैं असेंडिंग, नीचे जाने को कहते हैं डिसेंडिंग। अब जैसे राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकला, आयोटा ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब कौन सा ब्रांच होगा? असेंडिंग आयोटा। कौन सा होगा? असेंडिंग आयोटा। आ रहा है समझ में? इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आयोटा, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आयोटा। जो आयोटा से ब्लड जाएगा और पहला पार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, दैट इज असेंडिंग आयोटा। और असेंडिंग आयोटा के बाद में ये ब्लड जाएगा आर्च ऑफ आयोटा। किसको जाएगा बच्चों? आर्च ऑफ आयोटा। फिर ये ब्लड जाएगा, दैट इज अ डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग फर्दर पार्ट होता है थोरेसिक आयोटा। कौन होगा? और सबसे लॉन्ग होता है एब्डोमिनल। इट मींस आयोटा आपकी बॉडी में एक एक ऑर्गन को ब्लड ले जाने के लिए पाथवे क्रिएट करता है। आयोटा की ब्रांचेस निकलेगी, इसको आर्टेरियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और आर्टेरियोल्स की ब्रांचेस को कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाएगी, कैपिलरीज ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाएगी। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ आयोटा? असेंडिंग। आ रहा समझ में? यही वो आयोटा है जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सा आयोटा करता है? असेंडिंग। तो हम एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा पार्ट कहां ब्लड लेके जाता है। सबसे पहले मैंने जिक्र किया था असेंडिंग आयोटा। कौन है? असेंडिंग आयोटा। आप देखिए ध्यान से बच्चों, ये आपका असेंडिंग आयोटा है। असेंडिंग हम लोग ऊपर की ओर जाना, द ब्लड ट्रेवल इन असेंडिंग वे। फिर मैंने कहा कि आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, थोरेसिक और एब्डोमिनल। असेंडिंग आयोटा की वजह से बात की तो मैंने कहा था आयोटा का फर्स्ट पार्ट क्या लगेगा? असेंडिंग। और इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ध्यान रखिएगा। लेंथ ऑफ असेंडिंग आयोटा इट इज अराउंड 5 सेंटीमीटर। एक और बात का ध्यान रखिएगा, एब्डोमिनल आयोटा सबसे लंबा होता है 11 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट आयोटा में कौन आएगा? एब्डोमिनल, है ना? किडनी को ब्लड कौन देता है? एब्डोमिनल आयोटा। कौन देता है? लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड कौन देगा? एब्डोमिनल, है ना? इसलिए इसको क्या कहते हैं पता है? लाइफ लाइन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। एब्डोमिनल आयोटा रप्चर हो गया तो लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई, तो इसीलिए जब भी एब्डोमेन या एब्डोमिनल आयोटा डैमेज होता है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, लाइफ लाइन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। ओके फाइन, कुछ मैसेज है? ओके फाइन। ब्रांचेस की बात करें, अब ये ब्रांचेस आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जब भी असेंडिंग आयोटा में ब्लड एंटर होगा ना बच्चों, एंटर होने से पहले इसमें दो ब्रांच निकलेगी। एंटर होने से पहले दो ब्रांच निकलेगी। एक का नाम होगा राइट कोरोनरी आर्टरी, एक का नाम होगा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। वन ऑफ द राइट कोरोनरी, वन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, वन ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? कोरोनरी। आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? कोरोनरी आर्टरी। किसकी ब्रांच है? असेंडिंग आयोटा। किसकी ब्रांच है? असेंडिंग आयोटा। तो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा पूछेगा ना कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ब्रांच ऑफ असेंडिंग आयोटा? कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलोगे? कोरोनरी। और जैसे असेंडिंग आयोटा बिगनिंग हो रहा है, शुरुआत हो रही है, वहां पर दोनों साइड में दो ब्रांचेस गई है, राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी। और ये टोटल हार्ट का कार्डिक आउटपुट का 5% ब्लड जो है आपके हार्ट को सप्लाई करता है।
जो हार्ट से ब्लड निकला ना बाहर ऑक्सीजनेटेड, उसका 5% ब्लड किसको सप्लाई हो गया? हार्ट को। किसको हो गया? हार्ट को। नेक्स्ट क्लास बाकी कल पढ़ेंगे। ओके।